जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग इंडियन आर्मी टेक्निकल के लिए प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको रीजनिंग, मैथ एवं जीके बताया गया। सेकंड पार्ट में आपको फिजिक्स एवं केमिस्ट्री का नॉलेज दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न स्टार्ट होता है वह 26 से होता है और 26 में दिया गया है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल या मौलिक कह लीजिए। मूल राशि कौन सी राशियां होती हैं? तो वैसी राशियां जो इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां कहलाती हैं फंडामेंटल। तो ये कुल 7 हैं, कुल 7 हैं। सबका नाम लिख दूं मैं? चलिए, पहला आपका मास, जिसको कि द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका लेंथ, जिसको कि लंबाई कहा जाता है, ठीक है। तीसरा आपका, चलिए, तीसरा आपका टाइम, जो कि समय कहलाता है। चौथा बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चौथा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है। चलिए, पांचवा बताइए। पांचवा आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, इसको हम लोग ताप लिखते हैं हिंदी में, टेम्परेचर, ताप, ठीक है। और छठा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कि ज्योति तीव्रता हिंदी में लिखा जाता है, ज्योति तीव्रता। और सातवां आपका बताइए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसको कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा कहा जाता है, ठीक है। तो ये 7 राशियां हैं जो कि मूल राशियां हैं, ये स्वतंत्र हैं। इन्हीं से बाकी राशियां बनती हैं, क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 26 का फर्स्ट मास, जो कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है। याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, जो कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में बातचीत की गई है, अर्थात अदिश राशि क्या होती है, चलिए बताइए इसका डिफिनीशन। मैं इसका डिफिनीशन बोलूंगा अभी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारे पढ़ाई गई चीजें सक्सेसफुल हो रही हैं, ठीक है। तो अदिश राशियां कैसी राशियां होती हैं? वे राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण, केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण, वो राशियां कहलाती हैं अदिश राशियां, ठीक है। तो अदिश राशियां जैसे कि आपका मास हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, टाइम हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो ये सभी राशियां जो हैं अदिश राशियां हैं। चलिए अब मैच करते हैं उत्तर से। वेग दिया गया है, त्वरण दिया गया है, फोर्स दिया गया है। तो इन सभी में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जो कि सदिश राशि कहलाता है। लेकिन दूरी जो है इसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि कहलाता है। उत्तर क्या हो गया? 27 का 4 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 28, हु डिफाइन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, न्यूटन जो है गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, इन सब के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। यदि सेब ना गिरता तो आज ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, ये सब नहीं पढ़ना होता है, लेकिन सेब गिरा, न्यूटन जी ने देखा, तो उन्होंने लॉ बना दिया और हमें अब पढ़ना ही है, ठीक है। तो 28 का उत्तर क्या होगा? फर्स्ट ना, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आर्किमिडीज दिया गया है। आर्किमिडीज के बारे में क्या जानते हो? उत्प्लावन, आपने पढ़ा होगा, उत्प्लावन। उत्प्लावन का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें वस्तु कभी तैरती हुई स्विंग करती है, कभी डूब जाती है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट भी होंगे, मैं जल्द से जल्द कॉन्सेप्ट क्लासेस शुरू करने वाला हूँ,
तो उसमें ये सब आपको सब देखने को मिलेगा, है ना। फिर देखिए गैलीलियो जी आ गए, तो गैलीलियो जी ने क्या दिया था, लॉ ऑफ फ्री फॉल, स्वतंत्र रूप से गिरने का लॉ जो है वह गैलीलियो के द्वारा दिया गया। और एक लॉ फैराडे के द्वारा भी दिया गया, लॉ ऑफ इंडक्शन, जानते होंगे ना क्या होता है, लॉ ऑफ इंडक्शन इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ लूप्स। ये क्या होता है, चेंज, जो फ्लक्स में चेंज आती है वो हो गया, और ये चेंज इन टाइम हो गया। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। यदि आप पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले, बहुत ही मजा आएगा आपको एग्जाम में। यदि आप पढ़ लेते हो तो, नहीं पढ़ोगे तो फिर वहां पर आपके सर के ऊपर से चीजें गुजरती नजर आएगी, इसलिए पढ़ के जाएं। ठीक है, तो उत्तर आपका 28 का फर्स्ट हो गया। आगे बढ़े, देखिए 29 दिया गया है कि पृथ्वी जो है वह वृत्ताकार पथ में घूमती रहती है। लेकिन वृत्ताकार पथ में घूमने से कुछ होता है, कोई फोर्स लगता है, नहीं ना। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब जब वृत्ताकार पथ में ये घूमेगा, है ना, और टेंजेंशियली cos 90 जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो 29 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 30 आपको दिया गया है कि लचीलापन, देखिए ठोस तरल और गैस, इनमें लचीलापन किसमें पाया जाता है, ठोस ही तो एक ऐसा पदार्थ है जो अपना स्थान ग्रहण करता है, जिसमें अपना आकार होता है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके होते हैं अंतराण्विक फोर्स से। तो उत्तर आपका हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, ठोस, क्योंकि लिक्विड जो है यह कभी भी लचीला नहीं होता, यह क्या करता है कि जिस कंटेनर में आप इसे रखेंगे उसका आकार ले लेता है। ओके, तो 30 का उत्तर आपका 1 हो गया। 31 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के गर्म होने, तो शरीर में गर्म होना या फिर ठंडा होना, तो ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तापमान पे डिपेंडेंट है। तो तापमान देखिए भैया आपके फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है, हीट किसके अंतर्गत आता है, तापमान के अंतर्गत आता है ना। तो देखिए आपका 31 का 1 उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक टेबल है और एक टेबल पे दो चीजें रखी हुई है। ठीक है, तो एक टेबल हो गया आपका, इस पे आप पहले दो ग्लासेस लीजिए, ये दो ग्लास हो गए। इस दो ग्लास में एक में क्या है आपका, बर्फ का टुकड़ा रखा पड़ा है। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है, और दूसरे ग्लास में चाय है, गर्म चाय। ठीक है, ये गर्म चाय है और ये ठंडा बर्फ का टुकड़ा है। अब कह रहा है कि चाय आपकी ठंडी हो रही है और बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है, क्यों, ऐसा क्या होता है, हीट फ्लो रूल क्या है बताइए। तो हीट फ्लो रूल क्या कहता है, हीट फ्लो रूल के अनुसार यदि कोई वस्तु या उसका ताप की जो प्रवाह की दिशा होती है वह वस्तु के तापमान एवं उसके संबंध, आसपास की जो वस्तु है उसके संबंध के अनुसार होता है। यदि कोई वस्तु ज्यादा हीट है तो वह रूम टेम्परेचर पर आने की कोशिश करेगा, और यदि कोई वस्तु ज्यादा ठंडा है तो वह धीरे धीरे गर्म होगा फिर रूम टेम्परेचर पे आएगा, अर्थात तो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाय वाला बर्तन जो है ज्यादा हीट है तो वह रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे आ रहा है, तो वह ठंडा हो रहा है, और वहीं पर और वह धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, क्योंकि वह भी रूम टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका बताइए, उत्तर आपका बी हो जाएगा कि ताप प्रवाह की दिशा जो होती है वह वस्तु के संबंध में आपस में ताप पर निर्भर करती है। द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, है ना। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो गया, 32 का 2 उत्तर हो गया, बी वाला, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना। चलिए आगे बढ़े, 33 दिया गया है, अ बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरण जो है एक गुच्छे से आती है, समूह से निकल के आती है ना, बंडल ऑफ रेज, तो बंडल ऑफ रेज देखिए किरण के समूह से यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 33 का बी उत्तर हो जाएगा। 34 दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हाईएस्ट होता है। तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाईएस्ट ना, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए, और कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े,
35 आपको दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वेव। यहाँ पर वेव के टाइप की बात की जा रही है। तो वेव के टाइप जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बुक्स में आपको 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे, लेकिन डुअल नेचर का जो है मैटर वेव, वो भी कंक्लूड कर दिया गया है। तो पहला तो आपका आता है मैकेनिकल वेव, दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा आपका आता है मैटर वेव। और मैटर वेव जो है यह डुअल नेचर की वजह से आता है, पदार्थ के डुअल नेचर की वजह से। अब चलिए पहले पे चलते हैं। मैकेनिकल वेव जो है यह फिजिकल मीडियम से ट्रेवल करता है, ठीक है। और फिजिकल मीडियम में यह 2 टाइप से ट्रेवल करता है। पहला तो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा आपका हो गया ट्रांसवर्स। ये 2 टाइप से ये ट्रेवल करता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जैसे कि आप सुने होंगे माइक्रोवेव के बारे में। माइक्रोवेव ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा आप सुने होंगे एक्स रेज के बारे में। एक्स रेज क्या है, यह भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तीसरा आप सुने होंगे रेडियो, रेडियो वेव्स के बारे में, यह भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आता है। और चौथा आप सुने होंगे कौन सा, अल्ट्रावायलेट, यह भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो आपसे पूछा गया है कि वेव के प्रकार, तो आपके भाई मैकेनिकल भी हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो 35 का 2 उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 आपका दे दिया कि द वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड। जैसे कि मैंने 35 में आपको बताया कि जो मैकेनिकल वेव होते हैं उनको ट्रेवल करने के लिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने के लिए भौतिक माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, भौतिक माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वही आपको ढूंढना है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग एक ऐसा तरंग होता है जिसको कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाने के लिए एक भौतिक माध्यम की जरूरत पड़ती है। और यह 2 तरीके से जाता है, लॉन्गिट्यूडनल एवं ट्रांसवर्स वेव की तरह से, ठीक है। तो 36 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 दिया गया है कि किसी वस्तु को यदि हम रब करते हैं, ठीक है, आपस में रगड़ते हैं, रगड़ना, जैसे आप क्या करते हो कि कॉम्ब करते हो, कंघी करते हो, ठीक है। तो कंघी जब करते हो, आपने सुन भी रखा होगा और पढ़ भी रखा होगा, जब हम बालों में कंघी करते हैं उसके बाद कंघी को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में सटाते हैं कागज के, तो टुकड़ा जो है कंघी में चिपक जाता है ना। ये आपने देखा होगा, छोटे छोटे टुकड़े में यदि हम सटाते हैं कंघी करने के बाद बाल में, तो कंघी में क्या होता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, भौतिक निकाय द्वारा चार्ज मूव होता है, और इसी वजह से जो कागज है वह कॉम्ब अर्थात कंघी में चिपक जाता है। तो वही चीज यहाँ पर पूछा गया है, द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द मटेरियल बॉडी व्हेन इट रब्ड विथ अनदर बॉडी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल का मूव होना, चार्ज का ना। तो 37 का थर्ड उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी एट रेस्ट प्रोड्यूसेस। देखिए बॉडी क्या है, 2 स्टेज में रहता है। एक बॉडी की बात करें, एक शरीर की बात करें तो 2 प्रकार से रहता है। पहला आपका स्टेशनरी, या फिर आप इसको बोलते हैं रेस्ट में, और दूसरा होता है आपका मूविंग बॉडी। तो जो रेस्ट वाला बॉडी है वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो मूविंग बॉडी होता है वह मैग्नेटिक, FEILD, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऐसी वस्तु या बॉडी जो रेस्ट में है वह क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो 38 का 2 उत्तर हो गया। आगे बढ़े। 39 दिया गया है, विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल। विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्युत घंटी जो है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। जब स्विच ऑन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है और वह चुंबकत्व की वजह से बजना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो उत्तर देखिए ढूंढिए, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट विद्युत चुंबक
ठीक है, तो 39 का ट्रू उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 40 दिया गया है, रिपल्सन ऑन ब्रिंगिंग नियरली द सेम पोल ऑफ टू मैग्नेट व्हील। तो हमने क्या पढ़ा है, यदि मैग्नेट का सेम पोल हो, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, तो सेम पोल क्या करता है, रिपेल करता है ना, रिपल्सन पाया जाता है यहां पर। और अपोजिट पोल, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, यहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण, विकर्षण। तो ये चीज है। और जैसे जैसे हम पास लाते हैं, आप देखना, एक मैग्नेट ले लेना और जैसे जैसे सेम पोल को पास लाएंगे तो वैसे वैसे क्या बढ़ने लग जाता है, प्रतिकर्षण बढ़ने लग जाता है, दूर करते हैं घट जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर क्या होगा, बढ़ती है ना, तो 40 का 1 उत्तर हो जाएगा कि जब हम लोग सेम पोल को नियर लाते हैं तो रिपल्सन जो है वह इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका केमिस्ट्री का है, इसमें 10 प्रश्न आने वाले हैं, चलिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 41 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट डिस्कवर स्टेट ऑफ मैटर, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है। देखिए सबसे पहले क्या आया, सॉलिड, ठोस, ठीक है, फिर आया लिक्विड, फिर आया गैस, गैस के बाद का इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा, फिर नेक्स्ट आपका आया बीईसी, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंस्टेट, ठीक है, ये आया। तो नवीनतम जो सबसे अंतिम में अभी आया है वही नवीन है ना, तो नवीनतम आपका फोर्थ हो गया, बीईसी, ठीक है, देखिए फोर्थ में दिया गया है, तो 41 का फोर्थ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है, एटॉमिक थ्योरी, जानते हो ना एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले दिया था। एटॉमिक थ्योरी क्या था कि पदार्थ जिससे मिलकर बने हैं, जिस पार्टिकल से मिलकर बने हैं वह एटम कहलाता है, जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो उत्तर आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद 1811 ईस्वी में, 1811 में एवोगैड्रो ने इसे करेक्ट किया, एवोगैड्रो भी दिया गया है। तो एटॉमिक थ्योरी करेक्ट जो किया गया था वह एवोगैड्रो के द्वारा किया गया था, और जो सबसे पहले प्रपोज हुआ था, दिया गया था, वह जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो 42 का उत्तर 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43rd दिया गया है, और 43rd देखिए इसमें यदि हम बुक में पढ़ते हैं तो 98 एटम्स बताता है जो कि नेचुरली पाए गए हैं, तो उसके अनुसार तो आपका उत्तर 2 हो गया। लेकिन यदि नए आंकड़े से चलते हैं, नवंबर 2016 के अनुसार, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा दिया गया है, तो इनके अनुसार जो है आंकड़ों में चेंजिंग आ गई है कि नेचुरली 94 पदार्थ ही पाए गए थे, और बाकी 24 पदार्थ जो हैं वह सिंथेटिक एलिमेंट हैं, अर्थात केमिकल से फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, तो यदि 94 आपको ऑप्शन में कहीं दिख जाए तो वहां पर आप बिल्कुल 94 लगाना, इसका मतलब क्वेश्चन सेट करने वाला अपडेटेड लिखा है। और यदि 98 दिखता है, 94 उस ऑप्शन में नहीं है, तो आपको 98 लगाना है, जो कि बुक्स में मेंशन है। ठीक है, ये चीजें इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो जाओगे वो ऑप्शन के अनुसार जाओगे। ठीक है, ये नया आंकड़ा है 94 नेचुरल, और ये ओल्ड आंकड़ा है जो कि हमने बुक्स में पढ़ा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 दिया गया है, who introduced the symbol for representing the elements। देखिए जितने भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, उनके लिए सिंबल्स की बात जब भी की जाए ना, तो वह दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, और 63 तत्वों के बारे में उन्होंने बताया था, 63 एलिमेंट्स के बारे में। और ये 63 एलिमेंट जो थे वह उनके गुण धर्म एवं परमाणु भार पर डिपेंडेंट थे। ठीक है,
तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन, जो कि 44 के बी में दिया गया है। तो 44 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और टेक्निकल के लायक भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने दिया? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंतर्गत आता है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मास की ना ही तो उत्पत्ति होगी और ना ही उसका विनाश होगा। ठीक है, तो यह जो दिया गया वह 1789 में एंटोनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया, जो कि यहाँ पर आपके फर्स्ट में दिया गया है। तो 45 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 46 दिया गया है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, वह प्रक्रिया हमें बताना है जिसमें कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वह आपका है ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है उनके इलेक्ट्रॉन्स या तो लॉस होंगे या फिर डोनेट हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट को। ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो 46 का उत्तर क्या होगा बताइए, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 47 दिया गया है, इन विच रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय मास। देखिए, यदि मास नहीं होता तो 2:1 होगा, बाय मास कह दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 1:1 रेशियो 8, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन के 1 कण, तो 1:8 आपके फर्स्ट में दिया गया है। तो 47 का फर्स्ट उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 48 दिया गया है कि हाइड्रोजन इज मच लेस अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ इट्स, अर्थात किस वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन बहुत कम है। इसका वजह क्या है, तो सिंपल सी बात है, लाइट नेचर की वजह से। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति की वजह से यह कम पाया जाता है। जैसे हम बातचीत करें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है ना मात्रा में, यह 78.08% इस टाइप से पाया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इसी प्रकार से ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा 0.00005% इतना कम पाया जाता है। और इसकी वजह क्या है, प्रकाश की प्रकृति, लाइट नेचर। ओके, तो 48 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। 49 दिया गया है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन चैप्टर आप पढ़े हैं ना, तो सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, हीरा होता है ना, और सबसे कठोर भी होता है ना। तो 49 का 1 उत्तर हो गया। चलिए 50, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है और इसके साथ पूरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने वाला है टेक्निकल का। तो इसमें आपको दिया गया है कि विच इज प्रेजेंट मोर इन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन ज्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो H+ आयंस ढूंढिए, H+ आयंस आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 50 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट होता है टेक्निकल का। ठीक है, और यदि कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7979946092। ठीक है, ये स्टडी एंड अपडेट्स का नंबर है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, जितना हो सकेगा ये आपको हेल्प कर दिया करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।